अब धीरे धीरे क्या हुआ कि इंडिया के डिजाइनर्स भी वर्ल्ड स्टेज पे अपना नाम करने लगे, तो अब धीरे धीरे इंडियन मार्बल को वो रेलेवेंस मिल रही है। बाकी ग्लोबल स्टेज पे इंडियन मार्बल की यूज तो था, बट ऐसा वो स्टेटस नहीं था जो एक आपके इटली वाले मार्बल को, जैसे अपना फेमस इंडियन ग्रीन मार्बल काफी सालों तक इटालियन ग्रीन बोल के, वर्डी एलपी बोल के बिका। हाउ टू सेट अप अ माइन, इसको आप ब्रेक डाउन कीजिए। अगर सपोज आपकी कोई 16-17 हेक्टेयर की माइंस है और अगर आपने उसको प्रॉपरली ओपन किया है विद ऑल द रिक्वायर्ड मशीनरी, अच्छी प्रोडक्टिविटी के लिए, विद एवरीथिंग, बर्ड्स गो एज बिग एज 100 करोड़ ऑल्सो। ताजमहल है, जब वो बना था, हाँ, तो उसका विजन होगा कि अगले 1000 साल 10,000 साल तक वहीं पे टिका रहेगा। तो जो आपका जो मार्बल है, अगर वो किसी मंदिर में यूज होता है तो वो इतना टिकेगा। पत्थर काफी हजारों साल लगते हैं उसको बनने में, तो अब एक बार जब वो चीज़ बन गई, हमने अच्छे ब्लॉक्स उसमें निकाल लिए, तो अब वो टिकेंगे। अब उसमें कोई टाइम का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, मतलब जो चीज़ है। और आप देखिए वर्ल्ड ओवर कितने स्टैचूज हैं जो आज तक टिके हुए हैं मार्बल के, ग्लोबली भी, नॉट जस्ट इंडियन मार्बल के, ग्लोबली भी काफ़ी वो है। तो डेफिनेटली टिकेगा हमारा मार्बल। मतलब सारा विदेशी माल अच्छा नहीं है और सारा स्वदेशी माल खराब नहीं है। आपको ये थोड़ा सा देखना पड़ता है कि आप केस टू केस कंपेयर करें तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये पर्टिकुलर क्वेरी का ये पर्टिकुलर अच्छा भी है, ये पर्टिकुलर खराब भी है। बट अभी तो एज अ परसेप्शन, मतलब, एंड अगर अपन करंट परसेप्शन की बात करें तो इवन पाकिस्तान का मटेरियल इटालियन मार्बल बोल के इंडिया में बिकता है। Welcome to all new episode of Inspiring Stories of Humans. Imagine walking through the palaces of Rajasthan, the timeless beauty of the Taj Mahal, or the luxurious homes adorned with dazzling marble. It's not just a stone, it's art, history, and a symbol of prestige. Today, we will talk about the economic impact of this billion-dollar industry. How does one balance tradition and innovation while keeping affordability in check? In this episode, we are thrilled to take you on a journey with our esteemed speaker, Nikun sir, one of the most recognized names in the marble industry, known for their remarkable quality and global presence with a portfolio of over 120 completed projects across 22 different countries. In this, we will learn what it takes to set up a mine from scratch and to run it like a company. So whether you are an architecture enthusiast, an aspiring entrepreneur, or just curious about the journey of marble from mines to mansion, this episode is for you. हम फर्स्ट थिंग फर्स्ट से बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो राजस्थान है वो 90% उसका जो मार्बल है वो वहीं से आता है। हाँ, इंडिया का 90% yes. राजस्थान से आता है। बिल्कुल। सो लाइक मैं आपसे जानना चाहूंगा कि व्हेन यू स्टार्टेड किया, आपने जब स्टार्ट किया तो लाइक व्हाट आर द चैलेंजेस यू फेस्ड? सो डेफिनेटली राजस्थान इज द मार्बल कैपिटल ऑफ इंडिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। दो राजस्थान में एग्रीकल्चर और ये थोड़ा कम है, लेकिन द स्टेट हैज बीन ब्लेस्ड विद मिनरल्स, एंड मिनरल्स की वजह से पूरी स्टेट की इकोनॉमी भी चलती है। एंड तो हमने जब ये डेजल मार्बल की क्वेरी 2012 में स्टार्ट करी थी तो चैलेंजिंग डेफिनेटली था, बिकॉज ऑलरेडी मार्बल कैपिटल है, इतने सारे वर्षों से माइनिंग हो रही है, तरह तरह के मार्बल निकल रहे हैं, अमेजिंग कलर्स हैं, क्योंकि माइनिंग जैसे लास्ट 40 इयर्स से काफ़ी रैपिड पेस पे हो रही थी विद मॉडर्न मैकेनाइज्ड मशीन्स। तो चैलेंजिंग तो काफ़ी था, बिकॉज हमारा कलर भी थोड़ा नया था, तो उसको बट एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम हो रही चाहिए। हाँ, मतलब ऐसा था कि कोई भी नई चीज़ जब मार्केट में आती है तो एक बार लोगों को वो कलर देखना, एक उसकी तरफ एक फेमिलियरिटी बनने में नेचुरली थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बट तो हमारा थोड़ा सा ये क्रीमिश, थोड़ा सा गोल्डन कलर वाला मार्बल था, which was ये जो क्रीमिश और जो था और पहले वाइट वाला चलता था। सो लाइक हाउ डू यू मार्केट दिस कि हमारा वाइट येलो कलर का है और इस टाइप का है? और हाँ, तो डेफिनेटली जैसे आपने बिल्कुल सही बोला है, when I came into this industry in around 2010, I had come to the industry after finishing my education. तो मार्बल, इंडियन मार्बल वॉज सिनोनिमस विद वाइट कलर। किसी से भी बात होती थी कि भाई हाँ, इंडियन मार्बल के बारे में आपको पता है, तो वो बोलते थे हाँ, मकराना का वाइट मार्बल आता है, निजरना वाइट मार्बल आता है, आगरिया वाइट मार्बल आता है। तो हालांकि इंडियन मार्बल्स के कलर्स शुरुआती तौर से ही बहुत सारे रहे हैं, जैसे ग्रीन मार्बल है, वो कि वर्ल्ड की कितनी प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट्स में लग चुका है, बट इंडियन मार्बल एज अ ब्रांड वाइट के साथ ही जाना जाता था।
तो इट वाज चैलेंजिंग बिकॉज जब हम लोग वही कंपटीशन में हमारे वाइट मार्बल्स ही थे, तो जब बताते थे तो लोगों को थोड़ा टाइम लगा, लेकिन जैसे जैसे डिज़ाइनर्स भी आए, नए डिज़ाइन ट्रेंड्स भी आए, पर्सपेक्टिव्स भी चेंज हुए, और फिर कोई चीज़ काफ़ी टाइम से लगती है तो कुछ नया करने का मन होता है सबका, तो हम लोग वो आइवरी बेज कलर वाली फैमिली में फॉल कर रहे थे, जो कि इम्पोर्टेड मार्बल भी आता था उस कलर फैमिली में। तो वी वर एक्सेप्टेड फेयरली डिसेंटली इन द मार्केट। थोड़ा चैलेंजिंग था शुरुआत में, लेकिन बाद में तो फिर बहुत अच्छे से एक्सेप्ट हो गया था। तो जैसा कि आपने बताया कि जो इम्पोर्टेड मार्बल वाली चीज़ है, जैसे कि आपका थोड़ा सा हाँ। येलोइश और उस कलर का है, हाँ, सो लाइक आपने अपने प्रोडक्ट को कैसे डिफरेंशिएट किया फ्रॉम द इम्पोर्टेड वन? देखिए, सो इम्पोर्टेड मार्बल जो भी इंडिया में उस समय आ रहा था, मोस्टली वो बेज कलर फैमिली, आइवरी एंड हमारे जैसे क्रीम कलर वाली फैमिली का ही ज़्यादातर क्वांटिटी आती थी। कुछ इम्पोर्टेड वाइट एंड कुछ कलर्ड मार्बल्स आते थे। आज भी वही डायनामिक प्रेवलेंट है, क्योंकि कोई भी अगर आपका ये जैसे हमारा भी जो कलर है, दैट फॉल्स अंडर द न्यूट्रल कलर टोन फैमिली, जिसके साथ सारे फर्नीचर्स आपके ब्लेंड हो जाएंगे, ऑल इंटीरियर थीम्स आपकी ब्लेंड हो जाएगी। तो उसके अंदर क्या है कि मतलब कलर फैमिली वही थी, बस लोगों को इसके बारे में पता नहीं था कि इंडिया में ऐसी कोई प्रोडक्ट निकल रही है या राजस्थान में ऐसा कोई मार्बल निकल रहा है। जैसे जैसे लोगों ने देखा तो उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया। इट वाज जस्ट दैट हम कितनी रीच से लोगों के दरवाजे तक पहुंच सकते हैं, दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज। और जो दूसरा हमें बहुत बड़ा फ़ायदा था स्टार्टिंग से, वो ये था कि इम्पोर्टेड मार्बल भले इटली का हो, चाहे टर्की का हो, चाहे स्पेन का हो, चाहे और भी कंट्रीज़ का हो, इंडियन मार्बल के मुकाबले जनरली उसमें स्ट्रेंथ कम होती है। उसमें जैसे हमको जो भी इपॉक्सी ट्रीटमेंट्स, फाइबर रीइंफोर्समेंट्स वगैरह स्टार्टिंग से करने पड़ते हैं, एंड इंडियन मार्बल में वो ज़रूरत नहीं है। सो वी वर लाइक मच अहेड इन टर्म्स ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, वाटर एब्जॉर्प्शन, जो टेक्निकल फिजिकल पैरामीटर्स थे उसमें वी वर मच बेटर देन इम्पोर्टेड। तो जैसे जैसे ये आर्किटेक्ट्स तक बात पहुंची तो उन्होंने वो लगाना उसको स्टार्ट किया। सो लाइक जैसा कि आपने स्ट्रेंथ्स की और ये सब बात करी, अगर देखा जाए तो जो इटली है, ग्रीस है, वहाँ 2000 साल से वो चल रहा है, राइट। और आज भी अगर इंडिया में देखें तो वो इम्पोर्ट कर रहा है उस मार्बल को। हाँ, जबकि आप कह रहे हो कि राजस्थान में ये सब चीज़ें ऑलरेडी है, हाँ, और वो इतना ड्यूरेबल और वो सब है। सो लाइक व्हाई देयर इज लैक ऑफ अवेयरनेस? सो देखिए, लैक ऑफ अवेयरनेस के बहुत सारे कारण हैं। जैसे अगर हम इटली की या ग्रीस की बात करें, they have been the world leaders in terms of setting the tone for design. आज इटालियन डिज़ाइनर्स वर्ल्ड ओवर, ना कि जस्ट मार्बल में, आप फैब्रिक ले लीजिए, गाड़ियाँ ले लीजिए, बिल्डिंग्स ले लीजिए, इटालियन आर्किटेक्चर ने पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट किया ही है। तो उसमें क्या हो जाता है कि जो ट्रेंड सेटर्स होते हैं ना, वो द डिज़ाइनर्स आर द मेन ट्रेंड सेटर्स, एंड उन्हीं की बातें फिर इन्फ्लुएंस होके दूसरे डिज़ाइनर्स लेते हैं उस ट्रेंड्स को, वो थोड़ा बहुत इंस्पायर होके उनसे अपने डिज़ाइन उस तौर पे बनाते हैं। तो इटली एंड ऑल दी अदर हैवी वेट यूरोपियन कंट्रीज, दे sort of enjoyed this status quo for a very long time. And अब धीरे धीरे क्या हुआ कि इंडिया के डिज़ाइनर्स भी वर्ल्ड स्टेज पे अपना नाम करने लगे, तो अब धीरे धीरे इंडियन मार्बल को वो रेलेवेंस मिल रही है। बाकी ग्लोबल स्टेज पे इंडियन मार्बल की यूज़ तो था, बट ऐसा वो स्टेटस नहीं था जो एक आपके इटली वाले मार्बल को, जैसे अपना फेमस इंडियन ग्रीन मार्बल काफ़ी सालों तक इटालियन ग्रीन बोल के, वर्डी एलपी बोल के बिका और प्रोजेक्ट्स में यूज़ भी हुआ। लेकिन अब धीरे धीरे वो इंडिया का नाम, क्योंकि ग्लोबल स्टेज पे भी थोड़ा बढ़ रहा है, तो वो जा रहा है। एंड अगर अब वापस अगर अपने इंडियन सोसाइटी की फिर बात करें, तो उसमें क्या हो जाता है कि जब भी सपोज कोई आदमी बंगलो बना रहा है, उसने इतने साल मेहनत करी और अब अपना वो ड्रीम हाउस बना रहा है, तो ही ऑल्सो वॉन्ट्स दैट जब गृह प्रवेश में लोग आए तो एक वो उनको बताए कि भाई मैंने इटालियन मार्बल लगाया है, क्योंकि एक वो थोड़ा स्टेटस सिंबल हो जाता है ना। तो धीरे धीरे वो सब चीज़ें चेंज हो रही है। वी हैव बीन अ एस्पिरेशनल सोसाइटी के जहाँ पे हम जैसे अपने घरों में और शादियों में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। उसका मेन कारण यही होता है कि हमको दूसरों को दिखाना है कि भाई हमने काफ़ी पैसा खर्च करके ये चीज़ बनाई है। तो इंडियन मार्बल वैसे तो टेक्निकली बेटर भी है इटालियन से, लेकिन अब उसमें वो मनी वाइज वैसा, उसके साथ वो चार्म या एक आप बोलिए ब्रांड वैसा अभी तक बना नहीं है कि जहाँ पे अगर आप सपोज कोई बहुत अच्छा बंगलो बनाए और आप बताएं कि भाई हमने इंडियन मार्बल लगाया, तो शायद कुछ लोगों के माइंड में आएगा यार इसने कहीं पैसे बचा लिए, मतलब। हाँ, राइट। तो वो चीज़ के कारण वी सॉर्ट ऑफ टेंड टू लूज मेनी प्रोजेक्ट्स, नॉट बिकॉज ऑफ आवर प्रोडक्ट बट बिकॉज ऑफ द होल माइंडसेट ऑफ द बायर।
सो लाइक जैसे कि आपने बताया कि इटालियन मार्बल है वो इम्पोर्ट हो रहा है, हाँ। तो अगर हम बात करें तो इसका इकोनॉमिक टर्म्स में जो है उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? एक्चुअली काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। आज अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो हमने देखा कि कैसे रुपी इज़ लूजिंग वैल्यू अगेंस्ट द डॉलर। अगर हम उसके बैकग्राउंड स्टोरी में चले जाते हैं तो क्या होता है, व्हाई डज रुपी लूज इट्स वैल्यू टू एनी अदर फॉरेन करेंसी? बिकॉज जब हम किसी देश का माल जो कि अपने पास अवेलेबल है उसको बहुत बड़ी तादाद में या बड़ी क्वांटिटी में हम इंपोर्ट करते जाते हैं और उसको हम अपना वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज देते हैं ऐसे प्रोडक्ट के लिए जो हमारे पास ऑलरेडी है। सो ये सब नॉन एसेंशियल गुड्स है ना। तो जब भी किसी कंट्री का नॉन एसेंशियल गुड्स का इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो उसकी वो चीज़ डिवैल्यू करेगी ही करेगी, बिकॉज आप कहीं एक डेफिसिट भी बन रहा है, जैसे ट्रेड डेफिसिट जो अपन बात करते हैं। जब अपन बोलेंगे कि भाई जैसे अगर अपन कंट्री टू कंट्री बात करें तो हमने तो उनसे इतना इंपोर्ट कर लिया और उन्होंने तो हमसे कुछ माल ही नहीं लिया है, तो उससे वो ट्रेड डेफिसिट आ गया। तो ये काफ़ी सारे पैरामीटर्स होते हैं। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो बहुत बड़ा है ही है, और इकोनॉमिक इम्पैक्ट के साथ मैं आपको एक और इम्पैक्ट बताना चाहूँगा विच इज़ द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। अच्छा, वो कैसे? मतलब अभी डिगिंग तो सब जगह हो ही रही है, एक्सट्रैक्शन भी हो ही रहा है, तो वो कैसे? तो अब ऐसा हुआ कि देखिए पूरे वर्ल्ड में सब जगह कार्बन फुटप्रिंट की बात होने लगती है। अब कार्बन फुटप्रिंट क्या है? कार्बन फुटप्रिंट का अगर अब बेसिक अगर हम इसका वो समझें, इसके पीछे जो लॉजिक है वो यही है कि जितना इंडस्ट्रियल एजेंसीज या प्रोडक्शन टाइम किसी प्रोडक्ट को लगा उतना ज़्यादा उसका कार्बन फुटप्रिंट बढ़ जाता है। अब मानिए कि जो चीज़ आपकी सपोज हमारी माइंस में बन रही है तो उसमें भी डीजल लग रहा है, उसमें भी मैन पावर लग रहा है, इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, तो वो तो कॉस्ट आपकी लग रही है, वो आपको इटली के पत्थर में भी लगेगी। लेकिन अब उस इटली के पत्थर को वहाँ की माइन से आप जब इटली के पोर्ट पे ले जाएंगे, ट्रक का आपका वो इतना डीजल जला उसका, वहाँ के पोर्ट से जब वो माल अपने पोर्ट तक आएगा, ओशन फ्रेट इतना ज़्यादा लगा, कंटेनर्स में भर के वो माल आया, उसको 30-35 दिन ओशन में ट्रांजिट टाइम में लगे, फिर वहाँ के पोर्ट से जब वो हमारी फैक्ट्री तक आएगा, अगेन एक ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। उसको जब हम प्रोड्यूस करेंगे, फिर इतना होने के बाद में भी गाड़ी नहीं रुकी यहाँ पे। अब जब यहाँ से वो माल आपके प्रोजेक्ट में से बॉम्बे में, दिल्ली में, गोवा में या और भी कोई सिटी में जाएगा, तो अगेन वो ट्रक लेकर के जाएगा। तो आप ये देखिए ना कितना ज़्यादा आपने मतलब उसके लिए कार्बन एमिशंस आपके बढ़ा दिए, और एक ऐसे प्रोडक्ट के लिए जो आपको इंडिया में भी मिल रहा है। सही बात है, आपके घर के उसका हाँ, तो अगर हम उसका कार्बन फुटप्रिंट की बात करेंगे तो इंपोर्टेड मार्बल्स का कार्बन फुटप्रिंट अननेसेसरली बहुत ज़्यादा है दैन इंडियन मार्बल। तो एनवायरनमेंट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। सो आपने एज अ होल बता दिया, एज अ इकोनॉमिक में उसमें बता दिया। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा अबाउट योर फर्म दैट इज़ द डेजल मार्बल। तो आप उसके बारे में बताइए, वो कितना प्रोडक्शन कर रही है और वो कितना कार्बन इमिशन कर रही है? देखिए डेजल मार्बल का क्वेरी का प्रोडक्शन, और अगर हम लोग स्क्वायर फीट टर्म्स में बात करें तो अभी हम लोग करीबन रफली अबाउट 10 लाख स्क्वायर फीट पर मंथ पे हैं। ओके। एंड जहाँ तक कार्बन एमिशन की बात है, दिस बीइंग अ नेचुरल प्रोडक्ट, और अभी तो हम 7th लेयर तक में भी जा चुके हैं क्वेरी में, तो बहुत कम मतलब यूज़ ऑफ मशीन्स में ज़्यादा मटेरियल निकलता है। ओके। एंड अगर हम इसको टाइल से अगर कंपेयर करते हैं ना, तो जैसे जितना नंबर ऑफ आवर्स जो मशीन मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाइज या पावर मतलब और दूसरी चीज़ों वाइज जो लगेगा एक टाइल को वो कॉम्पैक्शन देने के लिए और उसके ऊपर वो पॉलिश वगैरह देने के लिए, उसके कंपैरिजन में अगर हम लोग बात करेंगे, जैसे एक रफ फ्रैक्शन अगर मैं आपको दूं तो शायद 1/20 में, क्योंकि क्या है कि कोई चीज़ नेचुरली इतने सालों से कॉम्पैक्ट बनी है, तब वो मार्बल के फॉर्म में, ब्लॉक फॉर्म में उधर आई है, और अब टाइल्स से मार्बल का रॉ मटेरियल पाउडर फॉर्म में यूज़ करके उसको फिर वो बेक करते हैं। तो उनको जितने दिन लगते हैं और प्रॉपर वो मतलब इतना दिन मशीन में उसको आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट दे के वो जो बनाते हैं, और वो जो शीन देने के लिए फिर वापस जो केमिकल यूज़ करते हैं, तो उसका कार्बन फुटप्रिंट अपने मार्बल, नेचुरल मार्बल के मुकाबले में तो बहुत ज़्यादा रहेगा, मतलब एटलीस्ट 30-40 टाइम्स मोर रहेगा, इफ़ नॉट मोर। अगर कोई टेक्निकल एनालिसिस मैंने वैसे नहीं कराई है, बट अगर नंबर्स आएंगे तो डेफिनेटली 30-40 टाइम्स मोर रहेगा। बट हम देखते हैं कि जो मार्बल है और जो टाइल है, लाइक अभी जो एक ट्रेंड हमने देखा है दैट इज लाइक कि 65% जो है वो अफोर्डेबल है टाइल इन कंपेयर टू मार्बल। राइट। सो लाइक हाउ, मतलब ये तो कोई बात ही नहीं कर रहा है इस चीज़ की। तो हाँ, तो उसमें क्या है कि देखिए टाइल को बनाने का जो कॉस्ट है ना, बिकॉज वो
मार्बल के पाउडर को एक एज अ, तो जो हमारा वेस्ट होता है उसका वो पाउडर Slurry जो क्रश है। करके, जो स्लरी का भी कुछ एलिमेंट हो गया या कुछ डोलोमाइट का कुछ हो गया या और ऐसे जो बिल्कुल जो मिनरल्स होते हैं, उसका वो पाउडर फॉर्म में उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करता है। उसके साथ में फिर वो काफ़ी दूसरी चीज़ें मिक्स करते हैं उसका वो कंपाउंड बनाने के लिए, जिसको वो फिर फाइनली बेक करते हैं। और वो जो भी आपकी थिकनेस की जो टाइल्स है, तो उसमें अलग अलग प्रोसीजर्स है, मतलब डबल ग्लेज एंड फुल बॉडी एंड ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। तो वो फिर वो सारे उसके केमिकल प्रोसेसेस का नाम है। मार्बल के अंदर क्या होता है कि पूरे मार्बल माउंटेन में से हम लोग को जब फ्रेश मटेरियल निकालना रहता है, जो कि वी सेल इट, जो कि फ्लोरिंग के लिए बनेगा, तो उसकी जो माइनिंग के कॉस्ट होते हैं, माइनिंग कॉस्ट के अलावा जो रिकवरी होती है उसकी, जैसे हमने सपोज जितना बेंच नीचे गिराया उसमें से क्रैक हटा के, डिफेक्ट्स हटा करके जो अच्छा फर्स्ट चॉइस जो मटेरियल निकलता है, तो ये उसकी थोड़ा कॉस्ट बहुत नेचुरली technical ज़्यादा हो रहा है मेरे लिए, तो आप हाँ। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो देखिए क्या होता है कि अब जैसे फॉर इंस्टेंस हमने एक आप ब्रेड का लोफ समझिए, पूरा जो एक वो आता है, तो सपोज वो पूरी क्वेरी थी, उसमें से आपने अब जो ब्रेड के जो कॉर्नर्स हटा करके जो बीच का जो पोर्शन है, हाँ, वो मार्बल। वो आपने वो मार्बल वो करा। ठीक है। अब यही ब्रेड का जो साइड वाला हटा था, इसको आप क्रश कर दीजिए, ओके। और वो टाइल के फॉर्मेट में जो सबसे वेस्ट और रिजेक्ट क्वालिटी वाला वो रहता है, वो चीज़ उसके रॉ मटेरियल के तौर पे वो जाती है, क्योंकि उसका मेन काम तो केमिकल्स कर रहे हैं दूसरे, तो ये तो सिर्फ उनको एक बाइंडिंग एजेंट के तौर पे यूज़ करना रहता है। तो इसलिए उसका कंपैरिजन करना बहुत मतलब डिफ़िकल्ट है, बिकॉज उनका प्रोसीजर ही पूरा अलग है और उसमें जो रॉ मटेरियल्स के इनपुट है वही पूरे अलग है। यहाँ पे जाके हमको माइनिंग जब करनी पड़ती है तो ट्राइबल एरियाज़ में होता है, रिमोट एरियाज़ में होता है। कोई भी माइंस एनीवेयर इन द वर्ल्ड इज़ मोस्टली इन द रिमोट एरियाज़, तो जहाँ पे वो मिनरल है, तो वहाँ पे लोकल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, बहुत सारी परमिशंस होती है जो हमको लेनी पड़ती है क्वेरी स्टार्ट करने के लिए, बहुत सारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है। तो ऐसे सब चीज़ों के कारण मार्बल का डेफिनेटली अच्छी क्वालिटी मार्बल में भी क्वालिटीज़ है। कमर्शियल मार्बल तो आपको टाइल से भी कितनी बार सस्ता भी मिल जाता है, हाँ, लेकिन वो आप घर में लगाना नहीं चाहोगे। सही बात है। हाँ। सो लाइक अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और ट्राइबल एरियाज में होती है और इसकी बात करी, तो लाइक हाउ टू सेट अप अ माइन, इसको आप ब्रेक डाउन कीजिए। देखिए, माइन सेटअप करना एक्चुअली काफ़ी टिपिकल काम है। ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं तो उसके लिए क्या है कि अभी जैसे अपना डिपार्टमेंट ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी गवर्नमेंट का है। लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं कि सपोज आपका कोई खेत है, हाँ। और उसमें आज आपको मार्बल निकल गया, मान लीजिए कि किसी ने आपको बताया कि इसमें मार्बल है, आपने थोड़ा खोदा और मार्बल की आपको एक शीट मिल गई। अच्छा। तो अब ऐसा नहीं है कि बिकॉज वो आपका खेत है तो आप उस शीट को निकाल करके हाँ। आप अपना प्रोडक्ट बोल के बेच सकोगे, वो अलाउड नहीं है। मतलब गोल्ड जैसा ही है, अगर गोल्ड निकलता हाँ, तो कोई गवर्नमेंट भी मिनरल के लिए वो पूरी इंडिया की मिनरल पॉलिसी है, ओके। जिसके अंदर जो मेजर और माइनर मिनरल की अगर बात करते हैं, तो जो माइनर मिनरल हो गए जैसे मार्बल, ग्रेनाइट, जो कि आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव, हाँ। और भी तरह तरह के इसमें केमिकल्स मतलब मिनरल आ जाते हैं, से क्वार्ट्ज, फेल्ड्स्पार और अदर, तो उसका पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। अगर कोई इंडस्ट्रियल मिनरल है, जैसे कि आपका जिंक हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, या और भी कोई सिल्वर हो गया या व्हाटएवर, जो कि और हाई वैल्यू एंड वो है, तो उसकी आपको परमिशन फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से लेनी पड़ती है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि आपके खेत में कोई भी मार्बल या कोई मिनरल निकला, तो अब उसको आप एक्सकवेशन नहीं कर सकते हो। आपको पहले सरकार को जाके बताना रहेगा कि मेरे ये प्लॉट में ये वाला मार्बल की डिपॉजिट निकली है, उसका आपको माइनिंग प्लान सबमिट करना पड़ेगा। वो सब उनके तरह के एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है उसका, वो आकर के सर्वे करेंगे, क्वांटिफाई करेंगे, फिर उसके बाद में आपको तरह तरह के एनवायरमेंटल लीज की परमिशन लेनी पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, देयर आर टू मेनी एजेंसीज अटैच जहाँ से आपको पहले परमिशन लेनी पड़ती है। वो जब आप ले लेंगे, सो देन योर एक्सकवेशन राइट या माइनिंग राइट जो बोलेंगे अपन, वो लीज के तौर पे आपको कुछ समय के लिए मिलता है। अच्छा। हाँ, तो समय मतलब जैसे पहले तो 30 इयर्स का हुआ करता था, अब लीज 50 इयर्स की हो रही है अपने यहाँ पे। तो वो 50 साल तक आपके पास वो राइट है टू एक्सकवेट आफ्टर यू हैव ऑब्टेन ऑल द रेलेवेंट परमिशंस। एंड ये अगर कोई गवर्नमेंट की प्लॉट है जहाँ पे वो मिनरल है, तो वो आपको ऑक्शन के तौर पे निकाला जाता है। तो ऐसे करके ये पूरा प्रोसीजर है। तो माइंस को सेटअप करना मतलब उसमें आपको काफ़ी बड़ा ये चैलेंज होता है। चैलेंज तो आपने चलो बता दिया, अगर हम कॉस्ट वाइज बात करें हाँ, तो आप उसका भी ब्रेक डाउन कीजिए। अब कॉस्ट वाइज भी अगेन ये बहुत
केस टू केस डिपेंड करेगा इस केस में कि मेरी क्या Bare स्केल ऑफ। minimum अगर हम लेकर तो देखिए जैसे अगर अभी अपन बात करें तो मिनिमम एरिया जो अभी सरकार राजस्थान सरकार आप कोई भी लीज अप्लाई करोगे तो वो 4 हेक्टेयर्स की होती है, विच इज़ लाइक मतलब 1 हेक्टेयर में आपका 10,000 स्क्वायर मीटर होता है। सो दैट इज़ बेसिकली 40,000 स्क्वायर मीटर, वो एक आपका मिनिमम एरिया होगा। अच्छा, उतना तो लेना ही है आपको। उतना तो आपको, हाँ, वो मिनिमम लीज ही उतने का मतलब उतने एरिया में ही वो लीज रहेगी, उससे छोटी लीज नहीं मिलती। डिपॉजिट है वो अलग अलग जगह पर होंगे इस वजह से। हाँ नहीं, डिपॉजिट तो एक जगह पे भी हो सकता है, लेकिन उस डिपॉजिट को एक्सकवेट करना, माइन करना, माइंस का सेफ्टी का वो रखते हुए बेंच फॉर्मेशन में, जैसे बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ें फिर आ जाती है कि आप माइनिंग प्रोसीजर बिकॉज इट इन्वॉल्व्स मैन पावर, मशीनरी एंड यू नो द मिनरल, तो उसके लिए आपको सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि मिनरल एक्सकवेशन में कहीं हम अनसेफ प्रैक्टिसेस में तो नहीं चले जाएं। तो 4 हेक्टेयर्स में क्या होता है, आपको वो प्रॉपर जगह मिलती है जहाँ पे आप मिनरल तक पहुँच भी सकते हो और आप सेफली पहुँच सकते हो। जैसे आपको प्रॉपर जो रोड बनानी है, आपने जैसे बस एक से 30 फीट की लेयर आप वर्टिकल गए तो आपको थोड़ा हॉरिजॉन्टल भी जो जाना है, जैसे स्टेप बना के आप नीचे जाओगे, तो ये सब चीज़ों के कारण क्या अभी 4 हेक्टेयर्स मिनिमम गवर्नमेंट ने एक वो किया हुआ है। अब उसके अलावा आपको फिर क्या है, जो भी आप एक्सकवेट करते हैं तो उसका डंपिंग एरिया भी आपको खरीदना पड़ता है। अच्छा, हाँ, कि जहाँ से आप निकालो, हाँ, हर कहीं नहीं कर सकते, वो आपको एक प्रॉपर आपका मतलब हम जो जैसे हम डंपिंग एरिया में करना पड़ेगा। हाँ, एरिया में हम जैसे देखते हैं कि एक पूरा मार्बल सरी का यार्ड बना रहा है, तो लाइक उसको खरीदा हुआ है। हाँ, वो अब जैसे वो यहाँ की फैक्ट्रीज ने, जो एसोसिएशन है फैक्ट्रीज की, उन्होंने एक प्लॉट खरीदा जहाँ पे, बिकॉज हर मार्बल की फैक्ट्री से वो वेस्ट निकल रहा है स्लरी। तो अब ऐसा तो नहीं है कि हम कहीं भी रोड पे डाल देंगे या कहीं भी वो कर देंगे, बिकॉज वी आर ऑल्सो वेरी कॉन्शियस एज अ एज अ उदयपुर सिटीजन ऑल्सो एंड एज एन इंडस्ट्री मेंबर, एज अ रिस्पॉन्सिबल इंडस्ट्री मेंबर। तो उसके लिए हमारे एसोसिएशन ने एक लैंड खरीदी, वहाँ पे फिर वो जाकर के सारी इंडस्ट्रीज का माल एक साथ होता है, और अब उसकी तरह तरह के वो इकोनॉमिक यूज भी रिसर्च हो रही है उसके ऊपर कि वो कैसे होता है। तो मनी वाइज इट्स वेरी कैपिटल इंटेंसिव, क्योंकि आपको लैंड बहुत खरीदनी पड़ती है। अपार्ट फ्रॉम द मार्बल एरिया आपकी एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग होगी, आपके कुछ ऑफिसेज होंगे, आपका कुछ एक बेसिक मार्बल माइंस खोलने के लिए जो आपको मशीनरीज का यूज़ करना पड़ेगा, उसके लिए जो इलेक्ट्रिसिटी के परमिशंस होंगे या आप डीजल यूज़ करेंगे उसके लिए, तो ऐसे सब करके काफ़ी बड़ा फिगर हो जाता है। एंड फिर उसके बाद में जो आपका सबसे बड़ी जो कॉस्ट आती है वो ये आती है कि आपको करीबन 3 से 5 साल तक तो आपको डेवलपमेंट करना पड़ेगा उस क्वेरी का, ताकि कि वो प्रोडक्शन में आ सके। डेवलपमेंट इन द सेंस? डेवलपमेंट इन द सेंस कि अभी कोई वर्जिन एरिया है, हाँ, तो मटेरियल तक पहुंचने के लिए आपको उसकी एक वो, जैसे हम देसी भाषा में अगर बात करें तो चाल बनानी पड़ती है। कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट के लिए जो चाल वर्ड यूज होता है ना, कि कोई आता है जो बोलता है मेरे पास चाल नहीं है, हाँ, तो चाल बनाने के लिए जो आपका खर्चा लगता है ना, वो उसको हम लोग डेवलपमेंट एक्सपेंस बोलते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल कहीं दबा हुआ है। हाँ, दबा हुआ होने के बाद में वो क्रैक फ्री है, डिफेक्ट फ्री है, उसके लिए हमको पूरी उसकी चाल बनानी पड़ती है, और वो हर माइंस की अलग होती है। तो दैट इज व्हाई इट इज नॉट के सपोज आपकी माइंस पे थोड़ा मटेरियल जल्दी निकल गया, मेरी माइंस पे मटेरियल थोड़ा लेट निकला, लेकिन मैंने जो माइनिंग प्रोसीजर अपनाया, आपने जल्दी के चक्कर में उसको डेवलप नहीं किया, तो 2 साल बाद अब आपकी चाल रुक गई। अब आपको वो अगले 3 साल उसमें देने पड़ेंगे कि आपकी चाल नहीं रुकी। तो इट इज़ लाइक अ थॉट प्रोसेस कि अगर आप इसको प्रॉपर ऐसे चलाना चाहते हैं जहाँ पे आपका प्रोडक्शन कभी रुके नहीं, तो आपको शुरुआती तौर में डेवलपमेंट करके उसको प्रॉपर तरीके से कैपिटल काफ़ी लगाना पड़ता है। तो ऐसे इट इज़ एंड द नंबर्स गो बिग ऑल्सो, मतलब नंबर्स गो एज बिग एज 100 करोड़ ऑल्सो। वाओ। अगर आप प्रॉपर वे में बड़े एरिया में अगर अपन माइनिंग कर रहे हैं, अगर सपोज आपकी कोई 16-17 हेक्टेयर की माइंस है और अगर आपने उसको प्रॉपरली ओपन किया है विद ऑल द रिक्वायर्ड मशीनरी, अच्छी प्रोडक्टिविटी के लिए विद एवरीथिंग, तो इट कैन गो अप टिल दैट ऑल्सो। और जैसे जब आप एक्सट्रैक्ट करते हो, जो मशीन्स उसमें आती है, सो लाइक यू हैव टू परचेज दैट आल्सो। हाँ हाँ, वो तो अपने को पूरी परचेज करके ही घुसना पड़ेगा। जैसे आप मान के चलिए 10 से 12 करोड़ की मशीनरी तो आपको डे 1 चाहिए, कि जब एक प्रॉपर तरीके से अगर अपन को माइनिंग करनी है तो दैट वेज इट इज़ अ वेरी कैपिटल इंटेंसिव थिंग। और उसके बाद जैसे आपने चलो मार्बल एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसको लोड भी कर दिया और वो फैक्ट्री में आ गया। हाँ, अब फैक्ट्री में आने के बाद फिर वही उसको जैसे मैंने आपको बताया था कि एक ब्रेड का लोफ है, हाँ, तो वो निकला, वो ट्रांसपोर्ट होके आपकी फैक्ट्री में आ गया। अब उसको हमको थिन स्लाइसेस में काटना पड़ेगा ना, जिससे कि वो आपको फ्लोरिंग में लग सकेगा।
तो वैसे ही जैसे ब्रेड कटती है थिन स्लाइसेस में, मार्बल के अंदर गैंगसॉ मशीन्स आती हैं जो कि उसको, विच इज़ बेसिकली अ गैंग ऑफ सॉ ब्लेड्स। सॉ ब्लेड्स मतलब जो सॉइंग का जो वो रहता है। तो ऐसे फिर वो ब्लॉक को रेडी टू यूज स्लैब में कट करता है। उसके ऊपर फिर आपको पॉलिशिंग करनी पड़ेगी। पॉलिशिंग के बाद कोई अगर आपकी कोई रिक्वायर्ड साइजेस है, मान लीजिए कि इन योर प्रोजेक्ट से यू नीड 4 फीट बाय 2 फीट या 3 फीट बाय 3 फीट या 2 फीट बाय 1 फीट, तो वो साइजेस उससे कटती है। तो ऐसे कट के फिर वो ट्रांसपोर्ट होती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, जब रॉ मटेरियल एज अ ब्लॉक आया, लेकिन उसको रेडी टू यूज पॉलिश स्लैब में जो बनाने का प्रोसीजर है वो पूरा आपका इसका है। तो वो यहाँ पे मार्बल फैक्ट्री में होता है। मतलब देखा जाए तो हाँ, यू कांट से कि यार आज हम माइंस डाल रहे हैं। नहीं नहीं वैसे तो बहुत टाइम लगता है। आप आज सोचेंगे कि आज आपको सपोज माइनिंग इंडस्ट्री में घुसना है, तो अब सोच वो आपकी रियलिटी बनेगी कि नहीं बनेगी, पहले वो भी नहीं कंफर्म है। और अगर हम और मान लो, बात करें हाँ, तो लोन्स की बात करें हाँ, तो लोन्स भी मिलते हैं इसमें? लोन्स भी नहीं मिलते हैं ऑनेस्टली इसके अंदर, बिकॉज क्या है कि मार्बल की जो आपका डिपॉजिट है, हाँ, वो तो गवर्नमेंट का है। मतलब आपको तो उसको निकालने के लिए एक पर्टिकुलर लीज मिल रही है, वो भी कुछ समय तक है। हाँ, तो बैंक के लिए दैट इज नॉट एन एसेट दैट यू कैन मॉर्गेज। सो यू हैव टू पुट अप योर अदर एसेट्स फॉर मॉर्गेज इन केस यू नीड अ वर्किंग कैपिटल लोन और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो वो फिर आपकी जो हिस्ट्री रही है, आपका टर्नओवर पुराने मतलब इतना साल का क्या रहा है, नया है कोई सोच रहा हो डालने का, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। हाँ, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट। मतलब क्योंकि एक तो नेचर ऑफ द इंडस्ट्री टिपिकल है, कैपिटल इंटेंसिव भी है, फिर इसमें आपको तरह तरह की एरियाज़ में जाना पड़ेगा। अभी जैसे काफ़ी एरियाज़ अनसेफ भी होते हैं माइनिंग के लिए, तो ऐसे सब चीज़ें, मतलब देयर आर मैनी फैक्टर्स दैट यू हैव टू डील विद। तो इट्स नॉट अ वेरी, यू कैन से आज अगर मैंने सोचा कि हाँ मुझे मार्बल माइंस खरीदनी और चालू करनी है, तो वो पॉसिबल नहीं है। टाइम लगेगा उसके अंदर, टाइम लगेगा। ओके, सो लाइक आप अब इतने टाइम से कर रहे हो और आपने जिस तरीके से बताया, तो मुझे लग रहा है कि यू आर वर्किंग ऑन अ ह्यूज लेवल। हाँ, सो लाइक अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका जो डेजल मार्बल है, हाँ जी। उसने अभी तक उसके क्या क्या प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स हैं या प्रेस्टिजियस क्लाइंट्स रहे हैं? देखिए, प्रोजेक्ट्स तो काफ़ी सारे रहे हैं डैज़ल मार्बल के, क्योंकि इसका यूज़ हम लोग, मतलब इसका प्रोडक्शन हम लोग लास्ट 10 ईयर्स से कर रहे हैं। तो आई हैव हैड द अपॉर्चुनिटी टू शोकेस दिस इन फ्रंट ऑफ अ वेरी एक्लेक्टिक ऑडियंस, एंड काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हुए हैं। बट हाँ, जो कोई एक मेरे, अगर अभी अपन एक की बात करें तो रिलायंस का जो जैसे अभी वंतारा प्रोजेक्ट इतना फेमस हुआ, जहाँ पे जामनगर में इनका एशिया का सबसे लार्जेस्ट जू बन रहा है। एंड अभी वेडिंग के अंदर भी सारे गेस्ट भी आके वहीं पे रुके थे, एंड काफ़ी सारा वो हुआ था। तो उसमें ऐसा था कि प्राइवेट जू के अंदर उनका नेचुरल स्टोन का रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा था। एंड जैसे जू के साथ में उनकी काफ़ी एडमिन बिल्डिंग्स भी थी, काफ़ी पाथवेज भी थे, काफ़ी अलग प्राइवेट एरियाज़ और दूसरे भी थे, कंपनी के भी कुछ गेस्ट हाउसेस वगैरह थे। तो वी गॉट अ चांस टू शोकेस डैज़ल मार्बल इन दैट प्रोजेक्ट। एंड उस प्रोजेक्ट में पहले इंपोर्टेड मार्बल ही लग रहा था, बट व्हेन वी एंटर्ड, और जब वहाँ की पूरी मैनेजमेंट ने भी देखा, आर्किटेक्ट ने जब इंट्रोड्यूस किया ये वाला मटेरियल वहाँ पे, तो इट गॉट अप्रिशिएटेड अ लॉट, एंड बहुत बड़ी क्वांटिटी में वो वहाँ पे लास्ट 4 ईयर्स से लग रहा था। एंड इट बिकेम वन ऑफ माई मोस्ट प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट इन टर्म्स ऑफ, डेफिनेटली बिकॉज रिलायंस का नाम जुड़ा हुआ है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने यूज़ किया। एंड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑल्सो वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा रहा, इन टर्म्स ऑफ लाइक द स्क्वायर फीट ऑफ अ पर्टिकुलर मार्बल यूज्ड इन अ प्रोजेक्ट, या एक पूरा, तो वो सबसे बड़ा मेरे लिए प्रोजेक्ट रहा है यहाँ पे। और अगर हम लोग इंटरनेशनल की अगर बात करें, तो जैसे थाईलैंड का रॉयल फैमिली पूरी आई थी यहाँ पे, दे वांटेड टू बिल्ड स्टैचूज फॉर मार्बल। तो उन्होंने वर्ल्ड की काफ़ी सारी क्वेरीज देखी, तो उनकी जो पूरी, जैसे बुद्धिस्ट एसोसिएशन के जो हेड थे और एक रॉयल फैमिली के उनके मतलब एक्सटेंडेड फैमिली के मेंबर थे, अलॉन्ग विद देयर आर्किटेक्ट्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स, वो हमारे क्वेरी पे आए थे। एंड दे सेलेक्टेड डैज़ल मार्बल टू बिल्ड स्टैचूज ऑफ बुद्धास अक्रॉस थाईलैंड। उन्होंने करीबन 100 स्टैचूज हमारे मार्बल के 10 फीट बाय 10 फीट बड़े तक डैज़ल मार्बल को यूज़ करके उन्होंने बनाया, बिकॉज इसमें कार्विंग बहुत अच्छी होती है। और ये थाईलैंड ने इंडिया से इंपोर्ट किया है। हाँ, बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया है, और बड़ी तादाद में किया है, क्योंकि उनको ये कलर बहुत अच्छा लग रहा था, ऑनिक्स जैसा कलर था, स्ट्रेंथ बहुत अच्छी थी, कार्विंग फिजिबल थी,
और ये साइजेस हमारी क्वेरी में अवेलेबल थे। नॉर्मली इतनी बड़ी साइज के ब्लॉक्स मिलते नहीं हैं, बट हमारे पास मिल गए थे ये वाले। You have some like God gifted advantages. हाँ, मतलब वो क्या है, हर मार्बल माइंस को अगर अपन जाते हैं तो कोई ना कोई चैलेंज होता है, तो कुछ ना कुछ ब्लेसिंग भी होती है। तो ये आप समझ लीजिए हमारी ब्लेसिंग थी। अरे वाह। हाँ, तो दैट वेज एक वो रहता है। और उसके अलावा भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हुए हैं, लेकिन जैसे अगर हम मेरी सिटी की अगर मैं बात करूँ, उदयपुर की, तो यहाँ पे उदयपुर इज़ अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, होटल्स काफ़ी बनते हैं। हाँ। तो यहाँ के जैसे अच्छे अच्छे होटल्स में हमारा मटेरियल लगा है। जैसे अभी एक 7th स्क्वायर करके एक बुटीक होटल सुखाड़िया सर्कल काफ़ी फेमस है, वहाँ पे आई थी कुछ सालों पहले। एंड उसके अंदर जो ओनर्स थे उनका यही था कि उनको पहले इम्पोर्टेड बेज या वैसा कुछ लगाना था। सो दे केम इन कॉन्टैक्ट विद अस, उन्होंने मटेरियल देखा, अपने आर्किटेक्ट को दिखाया, आर्किटेक्ट को भी लगा कि यार ये तो बहुत अच्छा कलर है, ये कौन सा इम्पोर्टेड है? तो उन्होंने कहा नहीं, इम्पोर्टेड नहीं है, हमारे इंडिया का ही है। सो देन दे एंडेड अप यूजिंग फॉर द होल प्रोजेक्ट, नॉट जस्ट रिसेप्शन की वॉल क्लैडिंग, क्या कॉरिडोर्स, क्या वॉशरूम्स, रूम्स, सब जगह उन्होंने करीबन 35,000 स्क्वायर फीट उन्होंने एक बुटीक प्रोजेक्ट में 24 रूम्स की प्रॉपर्टी में उन्होंने लगाया। फिर उदयपुर के अंदर ही अगर बात करें तो माइसा रिसोर्ट करके एक था, तो उसकी पूरी रूम्स के अंदर और एलिवेशन के अंदर, बिकॉज हमारा मार्बल एलिवेशन में भी यूज़ हो सकता है विथ यू नो डिफरेंट एप्लीकेशंस, तो वो उसमें यूज़ हुआ। तो सो सर, जैसा कि आपने बताया कि आपका जो डेजल मार्बल है वो इतना अच्छा है, इतना ड्यूरेबल है, सब कुछ है। तो जैसे कि हम देखते हैं ताजमहल है, जब वो बना था, हाँ, तो उसका विजन होगा कि अगले 1000 साल 10,000 साल तक वहीं हाँ, पे टिका रहेगा। टिका रहेगा। तो जो आपका जो मार्बल है, अगर वो किसी मंदिर में यूज होता है तो वो इतना टिकेगा? हाँ, बिल्कुल टिकेगा। इनफैक्ट स्वामीनारायण मुख्य मंदिर गुजरात में बना है, और इसी विजन से बना है कि वो उसमें कंक्रीट या कहीं कुछ यूज़ नहीं किया, क्योंकि उनको हज़ारों साल तक वो चीज़ देनी थी। पत्थर जो होता है, जैसे हमारा डेजल मार्बल तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज उसमें वाटर एब्जॉर्प्शन और जो टेस्ट पैरामीटर्स हैं वो हमारी वेबसाइट पे लिस्टेड भी हैं। पत्थर काफ़ी हज़ारों साल लगते हैं उसको बनने में। तो अब एक बार जब वो चीज़ बन गई, हमने अच्छे ब्लॉक्स उसमें निकाल लिए, तो अब वो टिकेंगे। अब उसमें कोई टाइम का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, मतलब जो चीज़ है। और आप देखिए वर्ल्ड ओवर कितने स्टैचूज़ हैं जो आज तक टिके हुए हैं, मतलब मार्बल के, ग्लोबली भी, नॉट जस्ट इंडियन मार्बल के, ग्लोबली भी काफ़ी वो है। तो डेफिनेटली टिकेगा हमारा मार्बल। डेजल मार्बल हज़ारों साल तक नहीं, और भी सालों तक टिकेगा लगाने। क्या बात है। एक और प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट जो कि मैं बताना चाहूँगा, वो नाइजीरिया के अंदर अबूजा करके सिटी है, तो उसके हाई कोर्ट में हमारा डेजल मार्बल सेलेक्ट हुआ था। अच्छा। हाँ, आउट ऑफ ऑल द अदर इम्पोर्टेड मार्बल्स। और नाइजीरिया की जो बिगेस्ट मार्बल डीलर है वो हमसे काफ़ी मटेरियल ले जाते थे, तो ही शेयर्ड विथ मी कि वहाँ पे उसके हाई कोर्ट के अंदर जो मेन स्टेयरकेस है और जो पूरी फ्लोरिंग है वहाँ के, वो हमारे डेजल मार्बल में ही हुई है, इंडिया के डेजल मार्बल में हुई है। मतलब अगर हम इन अ नटशेल बोलें, हाँ, तो इंडिया में जो इटली है, इंडिया का जो हम वेनिस ऑफ द ईस्ट और वेस्ट जो करते हैं, हाँ, तो वो आप ही हो। क्योंकि थैंक यू। ऐसा बड़ा आपने मुझे ऐसे आपने मुझे इतने अच्छे यू नो यू हैव सेड सम वेरी काइंड वर्ड्स। डेफिनेटली देखिए, वो तो इटली जो है वो तो है ही है, बट हाँ, इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर आवर इंडिया ऑल्सो एंड नेचुरल स्टोन इंडस्ट्री ओवर हियर, दैट हमारी कोई चीज़ जो कि यहाँ बॉर्न हुई, वहाँ के प्रोजेक्ट में लगी, तो डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी बिग बूस्ट फॉर अस और द होल स्टोन इंडस्ट्री कैन से। सो लाइक जैसे कि आपने बताया कि नाइजीरिया में आपका लगा, थाईलैंड में हुआ। हाँ। सो लाइक हाउ डिड यू मार्केट इट टू दैट प्लेसेस? मतलब देखा जाए तो इंडिया में ही मार्केट करना इज अ चैलेंज। डेफिनेटली। तो लाइक बाहर कैसे? देखिए, मार्केटिंग सबसे बड़ा चैलेंज है, वो आज भी है हमारे लिए, बिकॉज वी आर नॉट अ कॉर्पोरेट जिसके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं कि भाई जाके वो अपनी बात हर जगह हर मंच पे रख सके, वैसा नहीं होता है। तो हमारी इंडस्ट्री में जैसे ट्रेड शोज होते हैं, हाँ। सो इन ऑर्डर टू बिल्ड योर ब्रांड, आपको जैसे कुछ फेमस ट्रेड शोज होते हैं। इटली में एक फेमस ट्रेड शो होता है, चाइना में एक होता है, टर्की में होता है, और इंडिया में भी होते हैं। उसके अलावा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स ही हैं। सो बट इवन दीज ट्रेड शोज आर एक्सपेंसिव एट टाइम्स। तो आई हैव बीन मैनेजिंग माई बजट। तो कभी कोई ट्रेड शो में हम लोग चले गए, एग्जिबिट कर दिया, वहाँ के लोगों से कुछ कॉन्टैक्ट्स मिले, तो देन वी विजिट देम अगेन इन द कंट्री। जाते हैं, डोर टू डोर मार्केटिंग भी करनी पड़ती है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स भी हैं कुछ। तो ऐसे करके ये तो
लाइफ लॉन्ग कॉन्क्वेस्ट है, मतलब चलता ही रहेगा, इसमें एफर्ट हमको डालना ही पड़ेगा, बिकॉज मार्केटिंग इज आवर बिगेस्ट चैलेंज। और अब तो ऐसा हो गया है कि नॉट जस्ट इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, होम रेनोवेशन एंड लाइक ऑल द इंटीरियर स्पेस में इतने सारे कॉर्पोरेट्स आ रहे हैं ना। यहाँ पे भी बात करें तो बिगेस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट्स आर एंटरिंग होम डेकोर सेगमेंट, दे आर एंटरिंग द फ्लोरिंग सेगमेंट। तो उसमें साथ में एक कंपटीशन टाइल्स का भी है। हाँ, टाइल्स का तो है ही। और वाला सेक्टर है आपका, जो पहले घर बनते थे, मार्बल लगता था, हाँ, लेकिन अब वो टाइल्स पे आ गए हैं। हाँ बिल्कुल, तो वही तो चीज़ है ना, बिकॉज ऑल द टाइल्स के जो बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं वो तो सारे बड़े कॉर्पोरेट्स हैं ना, उनके पास आप देखिए कितनी बड़ी फंडिंग है, कितनी बार बाहर से भी फंडिंग है, थोड़ी यहाँ से भी है। अगर आप अपने लेट से एग्जांपल हम लेते हैं, आप 100 रुपए स्क्वायर फीट का मार्बल कर रहे हो, तो वो तो आपको और कंपटीशन लाने के 30 रुपीज में कर देंगे। हाँ, वो तो यार कुछ भी कर सकते हैं ना, बिकॉज आज हमको अपना पैसा लगा के धंधा करना है, उनके पास तो दुनिया भर का पैसा है ऑलरेडी है, आगे भी उनको मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती है। एंड प्लस उनकी इतनी बड़ी मार्केटिंग बजट्स होते हैं, तो ये तो हम मतलब वी आर फेसिंग बैटल्स ऑन मेनी फ्रंट्स, बट हम लोग अपना रास्ता धीरे धीरे करके बना रहे हैं और आगे भी बनाते रहेंगे। वही ब्लेसिंग आपके पास कहाँ है? हाँ, मतलब इसमें कांस्टेंट एफर्ट्स हमको डालने पड़ते हैं। एंड एज प्रमोटर ऑफ द बिजनेस दिस इज़ लाइक हम लोग सुबह उठते हैं तो मार्बल के बारे में सोचते हैं, रात में मार्बल के बारे में सोचते हैं। अगर आप मेरा पर्सनल फेसबुक पेज भी देख लेंगे या इंस्टाग्राम का भी देख लेंगे तो दैट विल बी फिल्ड विद मेनी थॉट्स अबाउट हाउ वी कैन सर्वाइव इन दिस इंडस्ट्री एंड कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो दिस इज़ डेफिनेटली, बट हाँ, ट्रेड शोज़ हो गए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए, और आपके आर्किटेक्ट्स के साथ नेटवर्किंग हो गई, यही सब आपको काम आती है। नॉट जस्ट मेरे मार्बल के लिए, कोई भी दूसरा भी मार्बल होगा तो उसको भी यही सब करना पड़ेगा उसके लिए। लाइक सो जैसे कि आपने ट्रेड फेयर्स और इनमें बताया आप एग्जिबिट करते हो, सो लाइक काफी कैपिटल इंटेंसिव है ये वापस। डेफिनेटली। तो लाइक मैं जानना चाहूंगा आपसे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका आता है इसमें? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली आता है, और दूसरा ये भी रहता है कि देखिए व्हेन यू आर बिल्डिंग अ ब्रांड, जैसे डैज़ल मार्बल हम लोग बिल्ड कर रहे हैं, तो ब्रांड बिल्डिंग के अंदर आप पर्टिकुलरली कौन से एस्पेक्ट ने कितना रिटर्न दिया है ऐसा कभी हम लोग बाइफरकेट नहीं कर पाते। इट इज़ लाइक समथिंग विच यू ऑलवेज वर्क टुवर्ड्स, वो बोलते हैं ना उम्मीद पे दुनिया कायम है, वैसे हम लोग काम करते रहते हैं। तो बट हाँ, डेफिनेटली कैश फ्लो पॉजिटिव रहने के लिए वी हैव टू सी द रिटर्न्स। कोई ट्रेड शोज का रिटर्न ज़्यादा होता है व्हेन दे एंड अप इन सेल्स, बट ऐसा भी होता है कि अब किसी ट्रेड शो में मैं मिला किसी से, उसने मुझे बिजनेस 4 साल बाद दिया, तो अगर मैं उस साल के एनालिसिस करता तो शायद लगता कि यार ये तो नेगेटिव था। तो अब इट इज़ लाइक अ प्रोसेस जो कि इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, ये कभी रुकता नहीं है, ये आगे बढ़ते ही जाता है। तो दैट मीन्स इट्स डिफिकल्ट टू कैलकुलेट लाइक रिटर्न ऑन पर्टिकुलर शो बेसिस या वो, बट as overall it definitely has given me a lot of positive cash flow, definitely. Okay. Definitely. So अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि आप एग्जिबिट कर रहे हो इतनी जगह पर, तो आप बहुत वैरायटी ऑफ पीपल से मिलते होगे, वैरायटी ऑफ कंट्रीज के लोगों से मिलते होगे। डेफिनेटली। सो लाइक व्हाट इज द पर्सपेक्टिव ऑफ पीपल ऑफ अदर नेशंस टुवर्ड्स द इंडियन मार्बल थिंग? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। एक्चुअली देखिए, इंडियन मार्बल के लिए पर्सपेक्टिव, अब जैसे हम लोग जब फेयर्स में जाते हैं ना, तो वहाँ तो ऐसा है कि सारे मार्बल प्रोड्यूसिंग नेशंस आते हैं। हाँ, जैसे हमारा पेविलियन रहेगा, हमारा स्टॉल रहेगा, तो पास में आपको इटली के भी क्वेरी ओनर मिल जाएंगे, पोर्चुगल के भी क्वेरी ओनर मिल जाएंगे, ग्रीस के भी मिल जाएंगे, आपको टर्की के भी मिल जाएंगे, ईरान के भी मिल जाएंगे, और इवन पाकिस्तान के भी मिल जाएंगे। तो अब ऐसा हो जाता है कि जब सपोज मैं किसी टर्की के क्वेरी ओनर से या मैं किसी से पोर्चुगल के क्वेरी ओनर से ऐसी अगर बात कर रहा हूँ, तो अब उनको बड़ा ये अचंभा लगता है कि यार हमारे पास खुद के पास इतना मार्बल है, तो भी आप लोग इतना मार्बल क्यों इंपोर्ट कर रहे हो? क्योंकि जब मैं उनसे पूछता हूँ ना कि यार टर्की में आपके पास आप इंडियन मार्बल क्यों नहीं लगाते हो, मतलब ऐसे आपको भी प्रोजेक्ट के लिए लगाना चाहिए, बिकॉज वी इंपोर्ट अ लॉट ऑफ टर्किश मार्बल। अब वो ये बोलते हैं कि यार हम क्यों करेंगे, हमारे पास खुद के पास कलर्स है। तो वो एट टाइम्स हमारे इंडियन कंज्यूमर का माइंडसेट ही नहीं समझ पाते कि व्हाई डू दे वांट टू यूज, बट ठीक है, उनके लिए मार्केट है, जैसे वी आर आल्सो अ मार्केट फॉर देम। सो पर्सपेक्टिव ज्यादा नहीं है, मतलब दे डोंट वांट टू यूज अ लॉट ऑफ मार्बल बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ मार्बल देमसेल्व्स। सो लाइक इंडियंस का ये है कि अगर इटालियन है, किसी ने रिकमेंड किया है कि इटालियन अच्छा है, लाइक इंपोर्ट करो। हाँ, मतलब वही हो गया कि यहाँ पे वी एंड अप इंपोर्टिंग मच मोर देन व्हाट वी नीड एक्चुअली। हम लोग क्या है, वो पर्सपेक्टिव का फर्क है ना, थोड़ा सा हमारे खुद के प्रोडक्ट्स के लिए हमारा परसेप्शन थोड़ा सा लो है।
हाँ कि यार ये इंडियन है तो मतलब अच्छा नहीं होगा, जबकि ऐसा नहीं है। सही बात। मतलब सारा विदेशी माल अच्छा नहीं है और सारा स्वदेशी माल खराब नहीं है। आपको ये थोड़ा सा देखना पड़ता है कि आप केस टू केस कंपेयर करिए तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये पर्टिकुलर क्वेरी का ये पर्टिकुलर अच्छा भी है, ये पर्टिकुलर खराब भी है। बट अभी तो एज अ परसेप्शन मतलब, एंड अगर अपन करंट परसेप्शन की बात करें तो इवन पाकिस्तान का मटेरियल इटालियन मार्बल बोल के इंडिया में बिकता है। तो ये परसेप्शन का बहुत बड़ा गेम है, क्योंकि इम्पोर्टेड मार्बल तो बहुत बड़ा टर्म हो गया। बट अभी आप कोई भी दिल्ली के या उसमें सब जगह चली जाए तो सारा इटालियन मार्बल बोल के बिकता है। तो जब इटली वाले मिलते हैं वो बोलते हैं हमारे तो इतने कलर ही नहीं है, आपको जो इटालियन मार्बल बोल के बिक रहे हैं। तो वो सब यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो इट वाज द थिंग। सो लाइक जैसे कि डेजल मार्बल है, हाँ सो लाइक आपकी क्या यूएसपी है जो औरों के पास नहीं है? क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया तो मुझे लग रहा है कि आप लाखों में अरबों में एक हो। सो लाइक व्हाट्स द यूएसपी ऑफ डेजल मार्बल? देखिए यूएसपी काफ़ी सारी है, बट मैं आपको बेसिक यूएसपी बताऊंगा। इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मार्बल। इसका वाटर एब्जॉर्प्शन 0.04% है, विच इज़ एज गुड एज अ ग्रेनाइट। तो उससे क्या हो जाता है, इट बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल मार्बल्स। आप इसको इंटीरियर एप्लीकेशन में लगाइए, एक्सटीरियर में लगाइए, एज अ स्कल्पचर स्टोन यूज़ करिए, बाहर आप इसके बड़े फाउंटेन्स बना दीजिए या कुछ भी कर दीजिए। इट इज़ फिट फॉर ऑल इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एप्लीकेशंस। दिस इज़ अ वेरी बिग प्लस पॉइंट जो कि वर्ल्ड के काफ़ी मटेरियल्स में नहीं है। सेकेंडली, इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा अच्छा है। इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मटेरियल। इसका जैसे अगर हम लोग कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स के बारे में बात करते हैं, एब्रेजन रेजिस्टेंस नाम की एक चीज़ होती है, विच सिग्निफाइज कि भाई आप इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग्स में उसका यूज़ कर सकते हो कि नहीं। तो वो अगर 10 के ऊपर होता है तो वो यूज़ आ सकता है। एंड आवर थिंग इज 17.9, तो विच इज़ वेरी गुड। तो इसको आप कोई भी, अगर आप हॉस्पिटल बना रहे हैं, एयरपोर्ट बना रहे हैं, शॉपिंग मॉल बना रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स के लिए दिस इज फिट फॉर यूज़। एंड वो काफ़ी सारे मार्बल्स वर्ल्ड के नहीं आएंगे। ये वी हैव बीन ब्लेस्ड विद दिस। ये डिपॉजिट में ही जैसे नहीं, कुछ कुछ इंस्टीट्यूशन का बताया तो हाँ, उसमें ऐसा होता है, तो उसका ऐसा क्यों होता है? हाँ मतलब मार्बल के अंदर वेयर एंड टेयर होता है ना जैसे, तो उसका एक उन्होंने टेक्निकल पैरामीटर बनाया है अच्छा कि इसके ऊपर जब लाखों लोग चलेंगे अच्छा तो उसका क्या वेयर एंड टेयर रहेगा, क्या ये सूटेबल है क्या। जैसे टाइल्स के साथ ये दिक्कत आती है ना कि अगर बहुत ज़्यादा फुटफॉल आता है तो उसमें डेंट आ जाता है, तो फिर वो हटाना पड़ता है। तो फिर ग्रेनाइट इसमें यूज़ होता है बिकॉज यू नो स्ट्रॉन्ग है। बट आवर्स इज अ मार्बल विच इज़ फिट फॉर दिस यूज़ एज गुड एज अ ग्रेनाइट। तो दिस इज़ अ वेरी यूनिक एस्पेक्ट जो कि दूसरे मटेरियल्स में नहीं है। तो और डेफिनेटली फिर इसका कलर काफ़ी लग्जूरियस है, और इसमें एक बैकलाइट ऑनिक्स वाला फीचर भी आता है कि आप इसको एज एन ऑनिक्स यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू पुट अ लाइट बिहाइंड इट, इट विल गिव यू अ फील ऑफ एन ऑनिक्स। तो वो बैकलाइट एप्लीकेशन में वो वर्ल्ड के तरह तरह के एक्सपेंसिव मटेरियल्स को भी बीट कर देता है, जो कि 4-5 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट वाले भी मटेरियल होंगे। अगर आप बैकलाइट एप्लीकेशन में दोनों को देखेंगे तो फ़र्क नहीं पता चलेगा। वाओ। सो दिस इज़ अगेन अ बिग यूएसपी ऑफ द प्रोडक्ट। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसकी से विच आर यूनिक। सो लाइक आपका जो कोर फैमिली बिजनेस जो मॉडल था, दैट इज MGM, राइट। सो लाइक व्हाई यू इंट्रोड्यूस दैट डेजल मार्बल? आप उसी को अगर करते तो। आपने अच्छा पूछा कि आपने नाम डेजल मार्बल क्यों रखा है, डेजल मार्बल के पीछे क्या स्टोरी है। तो जब इसका फर्स्ट ब्लॉक कट के हमारी फैक्ट्री में आया था, उस समय तक हमने इसका कोई ब्रांड नहीं किया था। कुछ समय तक हमने कंज्यूमर्स के पास ऐसे ही इसको मारुति के नाइटल मार्बल के ब्रांड में ही बेच रहे थे कि भाई एक नया इंडियन मार्बल है और ये आया है हमारी क्वेरी से, आप इसको लीजिए। फिर हमने जब इसका पॉलिश देखा और जब लोगों ने आके बताया कि दे आर वेरी हैप्पी विद द पॉलिश, लगने के बाद में जो इतना शाइन कर रहा है, तो एक बार ऐसी ही मेरे को इंस्पिरेशन आई कि यार जब इतनी अच्छी अगर ये शाइन देता है, इतनी अच्छी पॉलिश देता है, तो वाई डोंट वी नेम इट एज अ डैजलिंग मार्बल। मतलब कि वो डैजल करता है कि आंखों में एकदम आपका इंप्रेशन छोड़ देता है। इफ इट इज़ गिविंग सच अ गुड शीन लस्टर, तो वाई नॉट एनकैप्सुलेट इट इन अ ब्रांड। तो देन आई केम अप विद द ब्रांड कॉल्ड डैजल मार्बल। एंड देन फिर इसका परसेप्शन भी बहुत अच्छा रहा एंड लोगों को एकदम से उन्होंने क्लिक किया इस ब्रांड के साथ। सो देन इट नाम का बहुत फर्क पड़ता है इन द हाइंडसाइट। हाँ मतलब अच्छा डिसीजन रहा इस पर डैजल मार्बल बोलने का, डेफिनेटली। सो लाइक जैसे कि आपने MGM से आप डेजल मार्बल में आए, सो लाइक यू आर एन एंटरप्रेन्योर नाउ। सो लाइक बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, आपको क्या चैलेंजेस फेस होते हैं बीइंग इनटू अ मार्बल इंडस्ट्री? देखिए मार्बल इंडस्ट्री इन जनरल चैलेंजिंग तो है, बिकॉज मार्बल इज़ ए नेचुरल प्रोडक्ट। इसमें आपको क्वालिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, जैसे बिकॉज हर ब्लॉक में थोड़ा थोड़ा, जैसे इस पर एक बेसिक वो रहता है ना, जैसे 2 चेहरे या 2 फिंगरप्रिंट्स सेम नहीं होती हैं। हाँ।
ऐसे ही मार्बल के 2 ब्लॉक किसी भी क्वेरी पे निकल रहे हो वर्ल्ड में 100% आइडेंटिकल नहीं होंगे। अच्छा। हाँ, वो सेम फैमिली के होंगे, जैसे अपन बोलते हैं ना, अरे सेम फैमिली के भाई बहन है, काफ़ी साथ वैसे दिख रहे हैं, 2 भाई हैं, इवन आइडेंटिकल ट्विन्स भी आपको थोड़ा थोड़ा उसमें चेंजेस नज़र आएगा। हाँ। सिमिलर हो सकते हैं बट आइडेंटिकल कभी नहीं होते हैं। ओके। तो अब ये मार्बल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा चैलेंज है कि अगर आर्किटेक्ट के पास अच्छा एक्सपोजर है, ही हैज ट्रैवल्ड द वर्ल्ड, तो वो इस चीज़ों को समझता है कि भाई हाँ, डेफिनेटली मार्बल में नेचुरल वेरिएशन भी आता है। हाँ। बट अभी कोई कोई डिज़ाइनर्स ऐसे होते हैं कि जो दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द नेचर ऑफ द मटेरियल विच इज़ द स्लाइट वेरिएंस फ्रॉम व्हाट इट इज़। उनको एक्सपेक्टेशन होता है कि टाइल जैसा सब कुछ सेम ही दिखे, जबकि टाइल तो प्रिंट हो रही है। हाँ हाँ। और ये नेचुरल प्रोडक्ट है, तो ये कितने कैसे समझाओ उनको, मतलब एक को, एंड हाउ कैन यू सॉर्ट ऑफ आर्ग्यू विद एन एजुकेटेड माइंड जो कि वाज नॉट रेडी टू सी द एक्सेप्ट द सिंपल फैक्ट। तो वो एक सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक कैपिटल इंटेंसिव है इंडस्ट्री, मार्केटिंग के जो चैलेंजेस होते हैं वो होते हैं। फिर मार्बल एज अ इंडियन मार्बल की अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली एज अ प्रोडक्ट, इसका मार्केट ओवर द ईयर्स कम हुआ है बिकॉज ऑफ इम्पोर्टेड मार्बल एंड टाइल्स बोथ। बिकॉज अगर कोई बिल्डर है, सपोज बॉम्बे दिल्ली की जितने भी आप टॉप के बिल्डर्स ले लीजिए, हाँ, तो उनको अपना फ्लैट भाई 2 करोड़ से लेके 20 करोड़ तक, 25 करोड़ तक में बेचना है, या कुछ और बॉम्बे में तो सुनने में आता है और ज़्यादा भी है, 100 करोड़ भी जाते हैं, 100 करोड़ के जाते हैं। तो अब उनको बिकॉज दे आर सेलिंग द फ्लैट एट सच ए हाई प्रीमियम, तो उनको एक अपना इम्पोर्टेड मार्बल का ब्रांड एसोसिएट करके देना रहता है कि भाई दे राइट इट इन द ब्रोशर के वी आर गिविंग यू इम्पोर्टेड मार्बल हाँ एज अ लग्जरी। राइट। जबकि मार्बल इज एन इंजीनियरिंग प्रोडक्ट, तो ऐसा कुछ है ही नहीं ना, मार्बल इज नॉट एन इंजीनियरिंग प्रोडक्ट, तो कोई लग्जरी ऐसा नहीं, दे आर नॉट गिविंग अ बेटर प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर। एट टेक्निकल पैरामीटर्स में इंडियन मार्बल इज अ बेटर प्रोडक्ट देन इम्पोर्टेड, लेकिन वो ऐसा भी कंज्यूमर के माइंड में रहता है, इस तरीके मार्केटिंग इस तरीके से होती है, कंज्यूमर के माइंड में इस तरह रहता है कि यार हाँ, फ्लैट में खरीद रहा हूँ तो इम्पोर्टेड मार्बल या वही होना चाहिए। तो उसको हमारे लिए, मतलब उसको एट टाइम्स इट इज चैलेंजिंग फॉर अस। फिर टाइल्स का भाई डेफिनेटली बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, बड़ा उनका प्रोडक्शन बजट्स है, बड़ा मार्केटिंग बजट्स है, तो उसके साथ में व्हेन वी डील तो थोड़ा सा डेफिनेटली यू आर एट अ डिसएडवांटेज, बिकॉज उनका रीच हर डिज़ाइनर की टेबल तक उनके पास, मतलब जैसे हमको अपना सैम्पल बॉक्स बना के पहुंचाने में पैसा भी लगेगा, टाइम भी लगेगा, एनर्जी भी लगेगी। ऑलरेडी उनके सारे डिज़ाइनर्स के पास में 15-15 सैम्पल बॉक्सेस होंगे, तो ऐसे करके काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो डेफिनेटली इट्स चैलेंजिंग, बट हाँ, मज़ा भी आता है काम करने में, तो वी आर पैशनेट अबाउट दिस बिजनेस, तो वी एंड अप डूइंग। सो लाइक जैसे कि आपने बताया कि डिज़ाइनर्स और ये वाली चीज़ है, लाइक आप भी काफ़ी सारे आर्किटेक्ट्स से कनेक्टेड हो, सो लाइक हाउ देयर पर्सपेक्टिव इज नाउ चेंजिंग, कहीं हम इंडियन मार्बल की तरफ जाएं? डेफिनेटली बहुत रैपिडली चेंज हुआ है, एंड हमारी इंडस्ट्री को आपको ऐसा एक्सपीरियंस फील हुआ कि पहले कुछ था और अभी एकदम से सडन चेंज आया है? हाँ, ये मतलब व्हाट आई बीन फीलिंग इज अ ग्रेजुअल शिफ्ट व्हिच इज हैपनिंग, और कोविड के बाद से एक्सेलरेट हो गया। अच्छा। हाँ, कोविड के बाद से एक्सेलरेट हो गया बिकॉज ग्लोबली थ्रस्ट आया कि लोकली सोर्स्ड मटेरियल्स के लिए जो बात होने लगी ना, वो पहले नहीं हो रही थी। वो कोविड के बाद होने लगी, क्योंकि सब जगह वही आया कि यार जितना इकोनॉमिक डिपेंडेंस आपका दूसरे मटेरियल्स पे रहेगा, उतना आप ऐसे एट अ डिसएडवांटेज हो। तो यहाँ के आर्किटेक्ट लॉबीज में मतलब बात भी होने लगी कि यार वाई नॉट इंडियन, जितना हो सकता है अपन यूज़ करते हैं। तो डेफिनेटली शिफ्ट आया है, एंड आई थिंक इसमें टाइम और लगेगा। इट कैन स्टिल अभी मार्केट वाइज देयर इज अ लॉट टू कैप्चर। हम अभी भी काफ़ी, मतलब पूरी इंडियन मार्बल इंडस्ट्री काफ़ी छोटे शेयर के ऊपर है, जो कि इंडिया में जितना इंपोर्टेड मार्बल आता है अगर उससे कंपेयर करें, तो वैल्यू कंपेयर करें, तो वी आर स्टिल लेस, बट हाँ, पहले से काफ़ी बढ़ा है, एंड इट इज़ अ ग्रोइंग ट्रेंड, आगे भी बढ़ेगा ये वाला। सो लाइक जैसा कि एक बार मेरे को ऐसे क्वेश्चन आया था, मैं पहले पूछने वाला था, जैसे कि आपने बताया कि आप जब इसको डिग करते हो, एक्सट्रैक्ट करते हो मार्बल को, तो लाइक एक सर्टन लिमिट होती होगी कि भाई 500 मीटर कर लिया, 600 मीटर कर लिया, उसके नीचे आप नहीं जा सकते हो। तो लाइक उसका कुछ होता है, या यू कैन डिग जब तक आप कर? नहीं, ऐसा नहीं होता है, वो रहता है एक्चुअली। क्या, बिकॉज सेफ्टी इज़ द फर्स्ट कंसर्न। तो DGMS आकर के, जैसे आपका जो भी डिपार्टमेंट ऑफ माइन सेफ्टी है ना, वो आके आपका क्वेरी का इंस्पेक्शन करती है, और अगर उनको लगता है कि आपने खोदने में अनसेफ प्रैक्टिसेस कर दिए या बियॉन्ड दिस पॉइंट जाना अब सेफ नहीं है, तो वो आपको फिर परमिशन आपकी रिवोक भी कर देते हैं। और फिर क्या होता है जो मार्बल अब नीचे है? और हाँ, अब उसके लिए फिर वही है कि या तो आप फिर कोई अंडरग्राउंड माइनिंग का कोई प्लान बनवा करके लाइए, या उनको एक प्रॉपर वो दीजिए।
बट अंडरग्राउंड माइनिंग के जो प्रोसीजर्स हैं वही इतने एक्सपेंसिव होते हैं कि फिर वो क्वेरी अनवायबल हो जाती है। जैसे अभी आने लगा है, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा बिकॉज इतना टेक्नोलॉजी हमारे पास अभी पूरी नहीं आई है, बट येस डेफिनेटली देर आर कंपनीज हु आर एक्सपर्टाइजिंग इन क्रिएटिंग दोज अंडरग्राउंड माइंस, जैसे इटली में और यहाँ पे तो हैं अंडरग्राउंड टनल्स, वो तो दो वहाँ से मार्बल निकलते हैं, तो काफ़ी फेमस है वो टनल्स। अपने यहाँ पे अभी तक बनने में मतलब शायद एक बना है, आई एम नॉट श्योर, बट अभी टाइम लगेगा इसे उसमें। और अगर हम बात करें कि जब इतना जो है जो बड़े बड़े इसमें प्लेयर्स हैं वो इतना कर रहे हैं, सो लाइक उनके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन होती है या दे कैन डू द? नहीं, रेस्ट्रिक्शन सबके ऊपर होती है, सेफ्टी का ध्यान सबको रखना पड़ता है, एंड उसके लिए जो रिक्विजिट एरियाज होते हैं, अभी बड़ी कंपनीज होती हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा एरिया खरीद लेते हैं, उनको जैसे वही माइनिंग को सेफ ऑपरेशन करने के लिए जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि जितना मन करेगा अपन डिग करते जाएंगे, वो जब लिमिट आ जाएगी तो आपको रुकना पड़ेगा। ओके, हाँ। और अगर हम बात करें जैसे कि आपने 500 मीटर्स लेके चलते हैं, तो कितने एरिया को डिग करने के बाद एकदम प्रीमियम वो जो होता है ना बेस्ट क्वालिटी, वो एक्चुअली ऐसा देखिए क्या होता है कि उसमें अगर अपन बात करेंगे तो ऐसे आ जाता है कि जो 100 फीट तक आपका जो मतलब अपना जो भी बारिश का पानी है या जो भी जो दूसरी चीज़ें हैं वो नेचुरली सीपेज उसका 150 फीट तक रहता है। अच्छा, उसके बाद में आपको बेस्ट मटेरियल निकलना चालू हो जाता है। ओके, हाँ, 100 फीट तक क्या है कि जो जैसे जो भी आपके क्रैक्स डेवलप होते हैं मार्बल में, वो जैसे जो नेचुरल क्रैक्स थे उस पर बारिश का पानी आया, फिर वेदरिंग इफेक्ट के कारण वो क्रैक थोड़ा बड़ा हुआ, या उसमें जो भी मिट्टी वगैरह है या जो भी जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो सब आपके 100 फीट तक मान लीजिए ज़्यादा रहती हैं, 150 तक काफ़ी ख़त्म हो जाती है। लेकिन इसमें भी कुछ सरप्राइजेज आते हैं कभी कभार के, कोई नीचे से कोई नई एलिमेंट की कोई बेल्ट आ गई है या कोई नया मलबा निकल गया है या कोई नया वो हो गया है, सो इट डिपेंड्स, बट हाँ इन जनरल आपका 100 से 150 फीट तक में हो जाता है। हाँ, सो लाइक अब आपका मैं विजन जानना चाहूँगा रिलेटेड टू डेजल मार्बल कि आप फ्यूचर में ग्रोथ एक्सपेंशन के लिए आपका क्या विजन है? देखिए विजन तो यही है कि वी वांट टू मेक डेजल मार्बल एज द मोस्ट यूज्ड इंडियन मार्बल इन इंडिया एंड एज द मोस्ट एक्सपोर्टेड इंडियन मार्बल टू द वर्ल्ड। ये दो बेसिक हमारे विजन हैं जिसके लिए हमारा प्रयास चल भी रहा है, आगे भी चलता रहेगा। एंड उस विजन को अचीव करने के लिए जहां हमें पहुंचना पड़ता है वो हमारे टॉप डिज़ाइनर्स के दरवाजे तक है। तो उसको पहुंचने के लिए हम जो भी ट्रेड फेयर्स लगाते हैं, जो भी एफर्ट करते हैं कि अच्छे से अच्छे आर्किटेक्ट हमें मौका दें कि एक बार हम उनके प्रोजेक्ट्स में अपना डिस्प्ले कर सकें या मॉकअप लगा सकें या यूज़ कर सकें। बिकॉज अभी तक मेरे करियर में क्या हुआ है कि जब भी कोई आर्किटेक्ट मेरे टच में आया है और उन्होंने हमारी चीज़ देखी है तो दे हैव डेफिनेटली यूज्ड इट। अभी हमारा चैलेंज वही रहता है कि वहाँ तक हम पहुँचे कैसे। हाँ। सो लाइक अगर हम जैसे आपने आर्किटेक्ट्स की बात करी कि दे कनेक्ट विथ यू और दे यूज योर मटेरियल, राइट? सो लाइक कोई प्रेस्टिजियस आपके ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसको लगा कि आप इस आर्किटेक्ट के थ्रू आप कनेक्ट हुए एंड देन आप उस प्रोजेक्ट में रहे? हाँ, अगर मैं अपने उदयपुर शहर की अगर बात करूँ तो जैसे मायसा रिसोर्ट में हमारे यहाँ पे बहुत अवार्ड विनिंग एक इंटरनेशनल लेवल के आर्किटेक्ट हैं सुनील लड्डा जी। उन्होंने मायसा रिसोर्ट के अंदर पूरा मिलने के बाद में उन्होंने देखा और चूज़ किया, ये वाला मटेरियल उन्होंने लगाया। अगेन एक हमारी ट्रिपल-आईडी की बॉडी की जो हेड है आर्किटेक्ट अंजलि दुबे जी, जो उदयपुर में ट्रिपल-आईडी बॉडी है उसकी वो हेड है। तो उन्होंने बहुत लग्जूरियस रेजिडेंसेस में हमारा मार्बल यूज़ किया है। और अगेन एक आर्किटेक्ट हैं, आर्किटेक्ट वेणुगोपाल जी, जिनकी मतलब नैरोबी में भी ऑफिसेज हैं, इंडिया में भी ऑफिसेज हैं, उनका काफ़ी बड़ा यहाँ पे प्रैक्टिस है। तो ही हैज़ यूज्ड इट इन वेरियस प्रोजेक्ट्स उनके, हमारा डेजल मार्बल। तो ऐसे काफ़ी अच्छे आर्किटेक्ट से टच में आने का मुझे मौका मिला है एंड ये प्रयास हमारा जारी रहता है। तो डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्सपोज हो सकें इन आर्किटेक्ट्स के माइंड में, तो सबसे बड़ी बात वही है हमारे लिए। सो आपका जो प्रोडक्ट है, अब मेरे को ये समझ में आ गया कि ये मोनोपोलिस्टिक प्रोडक्ट है, कि ये आपके पास है और है तो वो इटली या ग्रीस और वहाँ पर है। हाँ। सो लाइक आपका फ्यूचर विजन क्या है इस मार्केट को मोनोपोलाइज करने का? देखिए एक्चुअली मोनोपोलिस्टिक विजन से हमने स्टार्ट नहीं किया था, बट ये कलर
दूसरी कोई क्वेरीज में निकला नहीं तो नेचुरली हमारी मोनोपोली टाइप का ऐसा हो गया। कभी आपको Because- ऐसा नहीं लगा जैसे हाँ। आपका मार्बल जब इस टाइप का निकला और कहीं और नहीं निकल रहा है, हाँ। तो बाकी के प्लेयर्स आकर आप पे दबाव बनाए, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? नहीं, दबाव बनाने की तो ऐसी कोई बात नहीं थी, बिकॉज वो सारे मेरे फ्रेंड्स ही हैं जिनके आसपास क्वेरीज है। हमारा रिलेशनशिप जो दूसरे इंडस्ट्री के मेंबर्स हैं उनसे भी काफ़ी अच्छा बट है। फिर भी एक कंपटीशन होता है कि इसके निकल गया, हमारे क्यों नहीं निकल रहा? नहीं, एक्चुअली तो देखा जाए तो वो कंपटीशन नहीं था। उनको तो लग रहा था कि हमारा कलर कैसे बेचेंगे हम लोग, बिकॉज उनके सब वाइट मार्बल निकल रहा है जैसे, तो वाइट मार्बल तो डेफिनेटली मोर प्रीमियम। या उनको इस वही लग रहा है। हाँ, इनको इस कलर के लिए था कि भाई यार ये कैसे होगा, क्या होगा, तो हमने अच्छी मार्केटिंग क्रिएट करी। तो अभी तो वो बल्कि अप्रिशिएट करते हैं कि आपने ये कलर को इतना अच्छा कैसे मतलब लोगों तक पहुंचाया, और पहुंचाने के बाद लोगों को ये अच्छा लगने लगा। सो दैट वेज ये काफ़ी एक दूसरी चीज़ हो गई, एंड कंज्यूमर्स को बहुत अच्छा लगने लगा। तो डेफिनेटली तो ऐसे मोनोपोलिस्टिक विजन नहीं था, बट ऐसा हो गया कि ये कलर हमारे पास था। अब ऐसा है कि आगे जाते हुए भी हमारा कंपटीशन अगर अपन बात करें तो दूसरे इंडियन मार्बल्स के साथ इतना नहीं है, जबकि इंपोर्टेड मार्बल्स और टाइल्स के साथ है। तो हम इसलिए इंडस्ट्री वाले भी सब एक साथ खड़े होकर के अपने दूसरे इंडस्ट्री मतलब हमारे जो मार्बल इंडस्ट्री के लोग हैं, मैं ग्रीन मार्बल की भी मार्केटिंग करता हूँ, वाइट मार्बल की भी करता हूँ, वो भी हमारी करते हैं। तो वी आर बिकॉज ट्राइंग टू कम्पीट अगेंस्ट द माइंडसेट ऑफ द कंज्यूमर कि भाई इंपोर्टेड क्यों लगाना है, मतलब जो चीज़ है अच्छी चीज़ है, जो नहीं मिल रही है वो आप लगाओ, लेकिन जो मिल रही है उसको क्यों लगाना है, डजंट मेक सेंस।